हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विथ नोट्स के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने एक भी टॉपिक को स्किप कर दिया तो आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। और इससे पहले की जितनी वीडियोस थी, यानी कि 7 चैप्टर जो थे वो बना के हमने कंप्लीट कर दिया। अगर उनकी वीडियो आपने नहीं देखी तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको इन 7 चैप्टर्स की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 8, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब सबसे पहला मुद्दा ये उठ के आता है कि आखिर पॉलिटिकल साइंस में पर्यावरण का और प्राकृतिक संसाधन की बात कहाँ से आई। ठीक है, तो बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण भी है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, देखो कुछ बहुत सारे देश है, कुछ विकसित देश है, कुछ विकासशील देश है। तो पर्यावरण जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें क्या है, अगर जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, विकासशील देश मीन जो विकास कर रहे हैं, उन देशों ने क्या किया है, वो भी प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो खनन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा पर्यावरण है वो थोड़ा बहुत तो इनसे क्षति पहुंच रही है। और जिन लोगों ने पहले कर लिया है, यानी जो विकसित देश है, ठीक है, जो विकसित देश हो चुके हैं, तो उन्होंने पहले ही उसका शोधन सही से कर लिया है। इस वजह से क्या है, पर्यावरण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पर्यावरण में जो प्रदूषण हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग से कोई सही समस्याओं का हमें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो हम जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, बाकी हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे सारी चीजें हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? पहला देखो, जो पॉइंट है वो क्या है, पहले पर्यावरण की समस्या को ज्यादा गंभीरता से नहीं देखा जाता है। बात करें पहले पर्यावरण की समस्या को, तो जो ऐसे तकरीबन अगर हम कुछ टाइम पहले जाते हैं, यानी कि 50-60 साल पहले जाते हैं, कुछ टाइम नहीं, 50-60 साल पहले अगर जाते हैं, तो वहाँ पे पर्यावरण का जो मुद्दा था उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता, लाइटली लिया जाता, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या थी, इतनी ज़्यादा प्रौद्योगिकी नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग इतने विकास नहीं कर रहे थे, इतनी ज़्यादा वाहनों का यूज़ नहीं हो रहा था, जिस वजह से हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचे या फिर उसमें प्रदूषण हो। क्योंकि पहले क्या, ज़्यादातर पेड़ पौधे हुआ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता था हमारे इन्वायरमेंट को। लेकिन 1960 के दशक से, यानी 1960 का दशक, दशक मीन्स क्या होता है, एक दशक होता है हमारा 1960 से लेकर के, ठीक है, ये कब तक चलेगा, 1969 तक। ठीक है, ये हमारा जो होता है, ये हमारा एक दशक होता है, ये हमारा ये 10 साल का टाइम पीरियड होता है। डन है, ठीक है। पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। पर्यावरण के मसले ने क्या पकड़ा? जोर पकड़ा। पर्यावरण के मुद्दे पर विभिन्न देश बात करने के लिए तैयार हो गए। पर्यावरण के मुद्दे पर क्या है, अलग अलग जितने भी देश हो, सारे देश जो है बात करने के लिए तैयार हो गई हैं। ठीक, बात करते हैं वैश्विक राजनीति में, यानी कि विश्व स्तर की जो राजनीति है, इसमें पर्यावरण की चिंता क्यों है। ठीक है, पर्यावरण की लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कोई और भी तो कर सकता है, लेकिन ये लोग पर्यावरण की चिंता राजनीति में क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। कृषि योग्य भूमि घट रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग निवास कर रहे हैं, जो कृषि योग्य भूमि है उसको क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, लोग अपना घर बना जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, तो कृषि योग्य भूमि जो है वो कम होता जा रहा है। चरगाह में चारे खत्म होते जा रहे हैं। चरगाह मीन्स क्या होता है, जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हैं ना, वो हमारा चरगाह होता है। ठीक है, वहां से क्या है, चारे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जो समुद्र से जो मत्स्य भंडार है वो हमारा कम होता जा रहा है, जैसे मछली वगैरह। जल प्रदूषण बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन क्या है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या है कि हम लोग जो भी उत्पाद कर रहे हैं, फैक्ट्री का सारा केमिकल वाला पानी कहाँ जा रहा है, हमारे नदियों में जा रहा है, हमारे तालाबों में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, जल में जा रहा है सीधा सा। ठीक है, उसका लोग कूड़ा भी फेंक देते हैं, उसमें क्या जल प्रदूषण हो रहा है। खाद उत्पादन में कमी हो रही है। खदान का जो उत्पादन है जी, अनाज का जो उत्पाद हो रहा है, उसमें भी कमी आ रही है दिन प्रतिदिन। जब कृषि योग्य भूमि ही नहीं है तो उसमें कमी तो आएगी ही। ठीक है, उसके बाद विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। जो भी विकासशील देश है, विकसित देशों की बात नहीं कर रहा मैं, जो विकासशील देश है, जो अभी प्रगति पे हैं, वहां पर पीने के योग्य पानी जो है नहीं है, अभी कमी पड़ रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, दिन प्रतिदिन वनों की क्या अंधाधुंध कटाई हो रही है। जैव विविधता को बहुत ज्यादा नुकसान
हो रहा है या फिर हानि पहुंच रही है। ठीक है, ओजोन परत में छेद हो रहा है या फिर छिद्र हो रहा है। ओजोन परत क्या करती है, वो हमारे जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे कि वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे नहीं पड़ता। अगर वो पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़े तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे हम कई सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे एसी वगैरह से। ठीक है, वो कॉल वगैरह, तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो पर्यावरण है या जो हमारा ओजोन परत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, उसकी लेयर जो पतली हो रही है और उसमें छेद हो रहा है। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? देखो, जब ये सारी समस्याएं जब सामने आई तो एक पुस्तक लिखी गई, ठीक है, जिस पुस्तक का नाम क्या था, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी लिमिट करो लेकिन ग्रोथ में, मतलब कि सॉरी, लिमिट में रह करके ग्रोथ करना है, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी लिमिट में रह करके आपको क्या करना है, ग्रोथ करना है। ये नामक जो पुस्तक कब लिखी गई और किसने लिखी, ये पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वाले पॉइंट में। ठीक है, वैश्विक मामले से संबंध रखने वाले विद्वानों के समूह ने, जिसका नाम क्लब ऑफ रोम था। ठीक है, यानी कि एक विश्व मामले में जो भी संबंध रखने वाले जो विद्वान थे, ठीक है, विद्वानों का एक समूह था जिसे हम किस नाम से जानते थे, क्लब ऑफ रोम के नाम से जानते थे। 1972 यानी 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? देखो, क्लब ऑफ रोम द्वारा एक समूह था। ठीक है, ये क्या था, विद्वानों का समूह था। ठीक है, 1972 यानी कि 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को लिखा गया था। इस पुस्तक में यह बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से ही संसाधन कम होते जा रहे हैं। इस पुस्तक में यह बताया गया कि जिस तरीके से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सेम उसी तरीके से दिन प्रतिदिन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो हमारे संसाधन है वो कम होते जा रही हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, 1992 यानी 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। देखो, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पर्यावरण सम्मेलन होना था। ठीक है, जो कहां पर हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम अर्थ समिट भी कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अर्थ समिट कहते हैं। इस मामले में इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वदेशी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगम उपस्थित थे। यानी कि जो सम्मेलन हुआ इसमें 170 से अधिक देश, ठीक है, 170 देश शामिल हुए, हजारों एजेंसियां आई, स्वदेशी संगठन आए, ठीक है, प्लस अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय निगम जो है उसमें उपस्थित हुए। वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित वृद्धि करते विषय को इस मामले में एक ठोस रूप मिला। सम्मेलन से 5 वर्ष पूर्व यानी 1987 यानी पहले आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलेट रिपोर्ट छापी गई थी। यानी कि ओवर कॉमन फ्यूचर के नाम से क्या एक शीर्ष छापी गई थी, रिपोर्ट छापी गई थी। रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई थी कि आर्थिक विकास के वर्तमान में, यानी कि रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई थी कि जो आर्थिक विकास के जो वर्तमान में अपनाए गए जो तरीके हैं, इन तरीकों से आगे चलकर स्थायी साबित नहीं होगा। ये जो तरीके अपनाए गए ये आगे चल के हमारे लिए स्थायी साबित नहीं होगा। विश्व के दक्षिणी भाग में, विश्व का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। वहाँ पे औद्योगिक विकास की मांग क्या है, वो अधिक ज्यादा प्रबल हो चुकी है, अधिक ज्यादा डिमांड है। और रिपोर्ट में इसी दृष्टिकोण से चेतावनी दी गई थी। और ये जो रिपोर्ट थी इसमें क्या, इसी दृष्टिकोण को देखते हुए इसमें चेतावनी दी गई थी। उत्तरी भारत के प्रमुख चिंता ओजोन परत की छेद है। ठीक है, यानी उत्तरी भारत में जो प्रमुख चिंता रही है वो हमारी ओजोन परत को लेकर के रही है। वैश्विक ताप वृद्धि, यानी दिन प्रतिदिन जो हमारे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, वो बढ़ रही है। जबकि दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी संबंध को सुलझाने के लिए अधिक चिंतित थे। यानी कि सारी जगहों पे हम देखें तो अलग अलग जगहों पे हमें अलग अलग चीज देखने को मिल रही है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। ठीक है, वन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए, जिसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तरीके भी सुझाए गए, जिसमें कि एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तरीके भी सुझाए गए थे। परंतु इसके बाद भी आपसी मतभेद और कठिनाइयां बनी रही। इसके बाद भी क्या हुआ, जो आपसी मतभेद थे वो बने रहे, प्लस जो कठिनाइयां थी, जो हमें प्रॉब्लम थी वो फेस हमें करनी पड़ रही थी। ठीक है, सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें इस बात की सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए, आर्थिक विकास करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, जिससे क्या पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। इसे क्या टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। परंतु अब समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास को कैसे किया जाए।
सब समस्या ये थी, कर तो लिया, बात तो हो गई कि हम विकास ऐसा करें कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, हानि ना पहुंचे। ठीक है, टिकाऊ विकास कर तो लिया, लेकिन टिकाऊ विकास को करे क्या, अब करे इसको किस तरीके से इसको लाए। ठीक है, कुछ आलोचकों का विचार है, कुछ आलोचक भी होते हैं, हमारे हेटर्स होते हैं। ठीक है, जो ये एजेंडा 21 का सुझाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के स्थान पर आर्थिक वृद्धि की और देखते हैं। यानी कि एजेंडा 21 को एक संगठन ना मान के, एक कार्य ना मान के क्या करते हैं, वो आर्थिक बोलते हैं कि इससे अपना सिर्फ आर्थिक विकास करना चाहते हैं और कुछ नहीं। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। ठीक है, विश्व की जो साझी संपदा है, साझी मीन्स क्या होता है, एक किसी चीज पे साझा होना। ठीक है, यानी कि एक से अधिक लोगों का होना। ठीक है, विश्व की, हम यहाँ पे किसकी बात करें, विश्व की। जो हमारा पार्क होता है वो हमारा सार्वजनिक होता है ना, सार्वजनिक, सेम उसी तरीके से हम विश्व की बात करने वाले। यहाँ पे जो संपदा है उस पर सबका क्या अलग अलग सुझाव है और सबकी सुरक्षा है। ठीक है, साझी संपदा, इसमें यह बताया गया है कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का अधिकार हो, इसे साझी संपदा कहा जाता है। जैसे मैदान, नदी, वन, वातावरण, संयुक्त परिवार का चूल्हा पर किसी एक देश का नहीं। इसी तरह विश्व में कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक क्षेत्र के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, यानी किसी एक क्षेत्र का ना होकर के सबके बहुत से लोग होते हैं, तथा इसके रख रखाव की जिम्मेदारी पूरे विश्व की होती है। इसके रख रखाव की, इसके बचाव की जिम्मेदारी जो किसकी होती है, पूरे विश्व की होती है, जिसे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, वैश्विक संपदा कहते हैं या फिर मानव की साझी विरासत भी कहते हैं। जैसे कि वायुमंडल आ जाएगा आपका, समुद्र आ जाएगा, सतह जमीन जिसमें हम रहते हैं, अंतरिक्ष आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए संधियां। जो वैश्विक जो संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए हमने क्या क्या संधियां की है। सबसे पहले आता है हमारा अर्टिका संधि। क्या आते हैं, अंटार्कटिका संधि। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि। ठीक है, अंटार्कटिका संधि कब की गई थी, 1959 में की गई थी। मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि कब की गई थी, 1987 में की गई थी। और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार संधि 1991 में की गई थी। ये 3 संधियां की गई है जो कि वैश्विक संपदा को इंडिकेट कर रही है या फिर सुरक्षा के लिए संधियां की गई है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, यानी कि देखो अब सामूहिक तो है, यानी साझी तो है, लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां भी होगी। ठीक है, वो मैं आपको आगे देखो, मान लीजिए कुछ विकासशील देश है, जो विकासशील देश है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो अभी अपना विकास करना शुरू किया है, तो उन्होंने पर्यावरण को उतनी हानि नहीं पहुंचाई है जितना कि जो विकसित देश हो चुके हैं, जो विकास कर चुके हैं, उन देशों से हुई है। तो देखो जो विकास कर रहे हैं उनको विकास भी करते रहना है और उनको देखना भी है, क्योंकि अगर अभी भी से हम देखने लग जाए, हम पर्यावरण को बचाने लगे, तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हम पीछे ही रह जाएंगे। तो साझी प्लस अलग अलग सबकी जिम्मेदारियां होगी। वो कैसे कैसे जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण को लेकर के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों की सोच अलग अलग थी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के देश विकसित थे, उत्तरी गोलार्ध के देश क्या थे, विकसित थे, जो पर्यावरण के मामले पर इस प्रकार से बात करना चाहते थे जिसमें दक्षिण गोलार्ध का देश का भी योगदान हो, यानी कि ऐसे बात करना जिसमें दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है उनका भी योगदान रहे। दक्षिणी गोलार्ध के देशों का विचार इससे अलग था। जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश थे उनका जो विचार था बहुत ज्यादा इससे अलग था। इन देशों का कहना है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचा है। जो दक्षिण गोलार्ध के यानी जो विकासशील देश है उनका ये कहना है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान जो हानि पहुंचाया है किसने ने पहुंचाया, जो विकसित देश है उन्होंने पहुंचाया है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के देशों ने औद्योगिकरण पहले ही कर लिया। जो उत्तरी गोलार्ध के देश उन्होंने क्या किया, अपना औद्योगिकरण पहले ही कर लिया, तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने, जो हमारा भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, ये नव स्वतंत्र देश थे। दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने क्या किया है, यह कहा कि विकासशील देशों ने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी कम होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बाकी विकसित देशों के मामले में या फिर मुकाबले में। यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है तो यह समस्या पूरे विश्व के लिए होगी। अगर पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाएगी, ये समस्या किसी एक के लिए नहीं होगी या फिर विकासशील देश या विकसित देश के लिए नहीं होगी, ये सभी के लिए होगी, पूरे विश्व के लिए होगी। इसलिए इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी भी कहा जाता है। इसको साझी प्लस अलग अलग जिम्मेदारी भी कहा जाता है। मतलब हमारे ऊपर भी थोपो, हम भी करने को तैयार है इसकी सुरक्षा, लेकिन हमारे ऊपर कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशंस कम होनी चाहिए, हमारे पास कुछ बाउंडेशंस कम होनी चाहिए ताकि हम अपना विकास भी कर सके। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी कारणवश क्या हुआ, 1992 में रियो सम्मेलन में इसे प्रस्तावित किया गया। इसे क्या गया, प्रस्तावित में प्रस्तुत किया गया और मान लिया गया कि इस सिद्धांत का
इस सिद्धांत को ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा जाएगा। यानी ये मान लिया गया कि ये जो बात है ये सही बात है, क्योंकि देखो विकासशील देश भी अगर अपनी सेम उसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, पिछड़े हुए देश रह जाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम 4। ठीक है, यानी कि बात करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके क्या क्या नियम है, क्या नियम 4 है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, UNFCCC, ठीक है, 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो है हमारा इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज यानी एक वातावरण को चेंज करके है, ये हमारा एक नियम है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एक संधि है, या फिर कह सकते हो समझौता है। ठीक है, पर्यावरण के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम 4 UNFCCC में भी कहा गया है, इसमें भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के क्षति में अपनी हिस्सेदारी का आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण सुरक्षा का पालन करेंगे। ये इस वाली पुस्तक में भी या फिर इस वाली बुक में यहाँ पर भी संधि में भी ये बात कही गई है या फिर अंकित की गई है कि जो विकासशील देश है इनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम होगी, सबकी जो जिम्मेदारी होगी वो अलग अलग होगी। इस नियम 4 को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूद समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा भूमिका विकसित देशों की है। यानी जो ग्रीन हाउस गैस जो समस्या है इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है किसकी रही है? विकसित देशों की रही है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता कम है। विकासशील देशों की बात करें कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता जो है वो अधिक कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग रखा गया। इस कारण क्या है वहां पे जो चीन भारत और जो अन्य देश है उनको क्या कहा गया? अन्य जो विकासशील है उनको क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से अलग रखा गया या फिर पृथक रखा गया। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल था क्या या फिर क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो यहीं पे मैंने लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसमें क्या जो औद्योगिक जो हमारा औद्योगिक देश है, ठीक है, जो औद्योगिक विकास कर रहे हैं उसमें ग्रीन हाउस जो गैस की जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कम करने की जो है बात की गई या फिर आदेश दिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? वन प्रांतर से आप क्या समझते हैं, यानी जो वन प्रांतर है उससे आप क्या समझते हैं उसको देख लेते हैं। वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता, यानी वनों के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं, उन्हें काटा नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास होता है। देखो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे स्थान मान रहे हैं देवी देवताओं की कि उनकी वजह से पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये भले उनकी अंधभक्ति है लेकिन फिर भी इससे हमें ही फायदा हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को ही फायदा हो रहा है कि वहां पे पेड़ों की कटाई नहीं हो रही। कम से कम कुछ तो पेड़ बचे रहेंगे, कुछ तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ तो प्रदूषण कम होगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इन्हें वन प्रांतर कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? जो वन प्रांतर कहा जाता है, यानी कि वनों के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन स्थानों का पवित्र स्थान माना जाता है, वहां के पेड़ों को, वहां के स्थान के जो पेड़ होते हैं उनको नहीं काटा जाता है। वहां पे जो पेड़ होते हैं उनमें देवी देवताओं का वास होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं, इसलिए उन स्थानों को नहीं काटा जाता जिन्हें हम वन प्रांत के नाम से जानते हैं। अक्सर गांव में हमें ऐसे स्थान देखने को मिल जाते हैं। अक्सर हमें गांव में ऐसे स्थान देखने को मिल जाते हैं। ये परंपरा जैसी भी है, परंतु इसके कारण पर्यावरण में काफी लाभ हुआ है। इसके कारण क्या है? पर्यावरण को काफी लाभ हुआ है। पेड़ पौधों का काफी बचाव भी हुआ है। पेड़ पौधों काफी मात्रा में बचाव हुआ है। इन वन प्रांतर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो वन प्रांतर है इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में वानी, झारखंड में जेहरा, थान और क्या है? सरना। ठीक है, मेघालय में लिंगदो, केरल में कावा, उत्तराखंड में थान या देवभूमि, या फिर थान, और महाराष्ट्र में
रहित यानी जिसमें देव रहित रहितस यानी कि जिसमें देव रहते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके यहाँ पर ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्यावरण के मामले पर भारत का पक्ष। अब देखना है जो पर्यावरण का जो मामला है इस पे भारत का क्या पक्ष रहा है, यानी भारत क्या पक्ष देता है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किया ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो हमारा भारत है, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में जो है हस्ताक्षर किया ऐसा माना जाता है। भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आगे नजर आएगा। यानी भारत और चीन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में क्या है, बहुत जल्दी ये नजर आने वाला। भारत का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए। भारत ऐसा कहता है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन हो रहा है उसके गैसों के उत्सर्जन में जो कमी, विकास में जो कमी होनी है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है विकसित देशों का हाथ है। यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका है, विकसित देशों का है। भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो भारत जो एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर रहा है 0.9 टन यानी 2000 तक था। कितना था, 0.9 टन, तथा यही बढ़ करके क्या हुआ 1.6 टन हो गया, कब, 2030 तक हो जाएगा। यानी कि इसी को देखते हुए अभी आंकड़ा लगाते हैं तो 2030 तक में कितना हो जाएगा, 1.6 टन जो है ये हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो आज इस लेक्चर वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ पढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए उठाए कदम। यानी हम देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, ये पढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 2 में। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।